आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1813 का चार्टर अधिनियम। क्योंकि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार का कंपनी अधिकार जो है वो छीन लिया गया था, लेकिन भारत के साथ 1813 के अधिनियम के अनुसार किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो यह आंसर था क्योंकि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार बनाए रखा गया और बाकी जो व्यापार का एकाधिकार था वो अंग्रेज़ों से छीन लिया गया। केवल चीन और चाय जो है उस पर उनका एकाधिकार बरकरार रखा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति मिली। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्योंकि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही विधान परिषद को कार्य करने की क्षमता में सुधार किया गया और बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार परिषदों को दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। सर मॉरिस ग्रेवियर जो थे वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, तो इसको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। इसमें नियंत्रक बोर्ड की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो इन किन किन अधिनियमों में हुई है ये आपको बताना है। तो इसका सही सुमेलन जो है वो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के तहत हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। भारत में मिशनरी काम के लिए अंग्रेजों की अनुमति जो है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हुई और गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 के अधिनियम के तहत की गई। इस प्रकार का सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में के संदर्भ में डी आर्क यानी द्वैध शासन का सिद्धांत का उल्लेख है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, दोहरी सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकारों का परिचय, शासक के 2 केंद्र होना, एक लंदन में एक दूसरा दिल्ली में, या फिर डी ऑप्शन प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणी में विभाजन होना। क्योंकि द्वैध शासन शब्द जो है ग्रीक शब्द डी आर्क्स से आया जिसका अर्थ होता है दोहरा शासन। द्वैध शासन की अवधारणा जैसा कि भारतीय इतिहास से संबंधित है कि विधायी विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय समूहों में अलग करने को दर्शाती है और प्रांतीय मुद्दों को अलग करने के लिए आरक्षित और स्थानांतरित श्रेणियों का उपयोग किया गया है। गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद को उन मामलों को संभालना था जो अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण थे, जिन्हें आरक्षित कहते थे, जैसे न्याय, वित्त, सिंचाई, पुलिस, जेल, परिषद से स्वतंत्र, ठीक है। और स्थानीय सुशासन जो है शिक्षा है, कृषि है, इनको जो कम महत्वपूर्ण के विषय होते थे उन्हें हस्तांतरित विषय कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की और 1935 के भारत सरकार के अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में
आरक्षित सीटें दी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, क्योंकि 1918 में जब ब्रिटेन ने महिलाओं को संपत्ति के मालिकों के लिए सीमित वोट दिया, तो यह नियम साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले ब्रिटिश निवासियों पर लागू नहीं हुआ। सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय महिला प्रतिनिधित्व और उस समय के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद मॉन्टेग्यू संशोधन में महिलाओं के अनुरोधों की अपेक्षा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय परिषदों को यह तय करने का अधिकार दिया गया कि महिलाएं मतदान कर सकती हैं या नहीं। यह अधिकार केवल तभी दिया जाता था जब महिलाएं संपत्ति, धन या शिक्षा से संबंधित सख्त आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसलिए पहला कथन जो है वो सत्य है। दूसरा कथन इसलिए सत्य है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने महिलाओं, मजदूरों, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का विचार का प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अलग परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया और जो भारत में आयोजित की जानी थी। दूसरा, 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि 1854 में ब्रिटिश संसद की चयन समिति लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के जवाब में भारत में योग्यता आधारित सिविल सेवाओं के विचार को अपनाया गया। लंदन स्थित सिविल सेवा आयोग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी और प्रतियोगी परीक्षाएं पहली बार 1885 में आयोजित की गई। सरकार के अनुसार भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा भारत में आयोजित की जानी थी, जो पहले इलाहाबाद में होती थी, फिर बाद में दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत अधिनियम 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का अनुपात यूरोपियों के लोगों की तुलना में अधिक था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1933, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1833। ए ऑप्शन का सही है क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में धारा 87 थी, जिसमें घोषणा की गई थी भारत या क्राउन के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, जन्म स्थान या किसी भी संयोजन के आधार पर कंपनी द्वारा आयोजित किसी भी पद से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अधिनियम 1833 की धारा 87 ने भारतीयों के लिए पूरी राजनीतिक गतिविधि के दौरान सरकार में सेवा करने की रूपरेखा स्थापित की। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नर को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गवर्नर जनरल को। सी ऑप्शन, गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं और गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन है, अधिनियम एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करता था। अवशिष्ट शक्तियों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया। इसने प्रांतीय स्वतंत्रता को शुरुआत को चिन्हित किया। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उसे केंद्र में लागू किया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं, उसे गवर्नर जनरल अवशिष्ट विषयों को गवर्नर जनरल को हस्तांतरित किया गया। इसलिए यह 1935 की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की सीटें तय करने के लिए एक प्रतिनिधि किस संख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया
और मिशन ने भारतीय संघ के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तावित की और प्रांतों के प्रतिनिधि जनसंख्या पर आधारित थे। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विलियम वुड। क्योंकि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में शामिल थे। पैंथिक लॉरेंस जो है थे वो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, और विलियम वुड का नाम का कोई भी व्यक्ति जो था वो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति थी। विधानसभा में एंग्लो, ईसाई और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था और इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी सूची पर आधारित थी, जो कर, संपत्ति, शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंधित मताधिकार को अनुमति देती थी। तो इसका कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना और वयस्क मताधिकार के माध्यम से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन में भाग लेने की अनुमति देता है। तो सी ऑप्शन जो है इस शर्त को पूरा नहीं करता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अंतिम बैठक की सही तारीख निम्नलिखित में से क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 24 जनवरी 1950। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 11वां और अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को हुआ। इन 11 बैठकों के अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक फिर से बुलाएगी, जिसके दौरान इसके सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगणमन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया। राष्ट्रगान को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सलाह दी थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव दिया था कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थापना पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों ने अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने की कोशिश की। इस टिप्पणी का श्रेय जाता है मॉरिस जोन्स को, हार्वर्ड ग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविट्ज या फिर आइवर जेनिक्स। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आइवर जेनिक्स। या कथन जो है वो आइवर जेनिक्स का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? इटली से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर यूएसए से? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यूएसए से, क्योंकि प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संविधान, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के बाद एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? वो है संविधान, मतलब बी ऑप्शन का जो है
वो सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रूसी संविधान। 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन ने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को जोड़ा, जो मूल रूप से रूसी संविधान से लिए गए थे, और स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। जब इन्हें शामिल किया गया था उनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।